हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मूल्यांकन। हमारा आज का टॉपिक है मूल्यांकन, अर्थात जिसे इंग्लिश में कहते हैं इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या होता है? मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को भी ये नहीं पता होगा कि इवैल्यूएशन क्या होता है या कब किया जाता है, लेकिन हमारा टॉपिक है तो हम इसको यहाँ पे विस्तार से पढ़ें। तो स्टूडेंट्स, मूल्यांकन शब्द की जब हम बात करते हैं, मूल्यांकन क्या है? मूल्य को आंकना। अगर मैं इस शब्द का संधि विच्छेद करती हूँ तो जो शब्द मेरे सामने आते हैं वो है मूल्य और अंकन। मूल्य धन अंकन, क्या शब्द बनेगा? मूल्यांकन। तो स्टूडेंट्स, मूल्य का अंकन अर्थात मूल्य ज्ञात करना, किसी भी चीज की वैल्यू जांचना, वैल्यू का पता करना, मूल्य का पता करना, उसको आंकना क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। हम सभी जानते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है उसके अंतर्गत सबसे पहले अध्यापक शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करता है, उसके बाद अपनी कक्षा में शिक्षण कराता है। शिक्षण कराने के बाद बच्चे से ये अपेक्षा रखी जाती है कि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आएगा। बच्चा हमारे द्वारा शिक्षण कराने के बाद हमारे द्वारा सिखाए गए ज्ञान को प्राप्त कर सकेगा। और इसके साथ ही हम जो बात लेकर के चलते हैं दिमाग में कि इससे हमारे बालक का जो अधिगम स्तर है, पहले वो जिस लेवल पर स्टैंड करता था उससे वो नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। अर्थात हम ये एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे से कि बच्चे का अधिगम स्तर उच्च हो जाएगा हमारे शिक्षण के पश्चात। और उसके बाद जो तीसरी चीज या तीसरा शब्द या तीसरी क्रिया आती है तो वो होती है तीसरी क्रिया मूल्यांकन की। ठीक है? और मूल्यांकन की जो ये क्रिया है, ये क्रिया ना होकर के पूरी एक प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है। ठीक है? धीरे धीरे इसके कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आपको मैं एक चीज बताती जाऊंगी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए, शब्द की जब मैंने बात कर ली तो जैसे कि मैंने ये बताया कि सबसे पहले शिक्षक क्या करता है? उद्देश्यों का निर्धारण करता है। तो उद्देश्य कितने होते हैं? उद्देश्य होते हैं 3। ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और तीसरा होता है क्रियात्मक उद्देश्य। ठीक है? ये आपको मुझे लगता है पहले से पता ही था, 3 प्रकार के उद्देश्य रहते हैं। ठीक है? ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। स्टूडेंट्स, आप सभी लेसन प्लान बनाते हैं जब, ठीक है, आप चाहे बीएड कर रहे हैं चाहे आप बीएड कर चुके हैं, तो स्टूडेंट्स आप सभी लेसन प्लान बनाते हो ना। लेसन प्लान बनाने से पहले स्टार्टिंग जहाँ से लेसन की करते हो, यानी कि पहले लेसन बनाने से पहले उससे पहले क्या लिखते हो? उद्देश्य लिखते हो। एक साइड पे उद्देश्य आते हैं, एक साइड पे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो। और मुझे लगता है लेसन प्लान जब बच्चे सीखते हैं तो सबसे पहले उनको इसी में ही प्रॉब्लम आती है, उद्देश्य लिखने में ही प्रॉब्लम्स आती हैं। जब भी आप अपना लेसन प्लान अपने टीचर से चेक कराते हो, अपने लेक्चरर से चेक कराते हो, तो हमेशा आपके उद्देश्यों में ही ज़्यादातर गलतियाँ निकलती हैं। उसको सीखने में आपको पूरा टाइम लगता है या थोड़ा सा उसको सीखना मुश्किल होता है, समझना थोड़ा ये कह सकते हैं कि उसमें टाइम लगता है सीखने में, है ना। तो यहाँ पे ये जो 3 उद्देश्य मैंने लिखे हैं, आप भी जब लेसन प्लान बनाते हो तो इन 3 उद्देश्यों की बात करते हो। आप वहाँ पे 6 पॉइंट्स लिखते हो। ज्ञान, अवबोध, फिर जो तीसरे नंबर पे आप लिखते हो वो है ज्ञानोपयोग, फिर लिखते हो कौशल, फिर लिखते हो आप अभिरुचि, अभिवृत्ति। कई जगहों पर कई स्टूडेंट्स पहले अभिवृत्ति लिखते हैं फिर अभिरुचि लिखते हैं, कुछ स्टूडेंट्स पहले अभिरुचि लिखते हैं फिर अभिवृत्ति लिखते हैं। मेरे अकॉर्डिंग सबको पहले अभिरुचि ना लिख
करके अभिवृत्ति लिखना चाहिए 5वें नंबर पर, और उसके बाद लिखना चाहिए अभिरुचि। अब कारण बताती हूँ मैं आपको, अभिवृत्ति और अभिरुचि में क्या अंतर होता है। अभिवृत्ति यानी हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण किसी भी कार्य के प्रति या फिर किसी भी वस्तु के प्रति हमारा दृष्टिकोण। अभिरुचि हम सभी जानते हैं किसी विशेष क्षेत्र में जो हमारी रुचि होती है उसे हम अभिरुचि कहते हैं। अब इसमें भी ये होता है, रुचि अलग होती है, अभिरुचि अलग होती है। देखिए, जब आप रुचि की बात करेंगे तो आपकी रुचि किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। जैसे मैं ये कहूँ कि आपको जैसे खेलना अच्छा लगता है, आपकी खेलने में रुचि है, तो इसका मतलब क्या है कि वो आपकी रुचि है। लेकिन अगर आप कहें कि, या मैं कहूँ कि मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है, तो खेल में भी मुझे कौन सा खेल पसंद है, वो है बैडमिंटन, या फिर क्रिकेट है किसी को टेबल टेनिस है, कोई भी, किसी को इंडोर गेम्स अच्छी लगती हैं। तो ये हो गया विशेष क्षेत्र, ठीक है। इसी तरह से किसी ने कहा कि मुझे मिठाई खाना अच्छा लगता है, तो ये तो हो गई रुचि उसकी कि उसको इंटरेस्ट है खाने में, है ना। और खाने में भी किस डिश, कौन सी डिश उसको अच्छी लगती है, वो उसकी अभिरुचि होगी, ठीक है। तो विशेष क्षेत्र में किसी रुचि का होना क्या कहलाता है, अभिरुचि कहलाता है। तो पहले आपकी किसी भी कार्य या किसी वस्तु के प्रति रुचि डेवलप या अभिरुचि डेवलप होती है, या पहले दृष्टिकोण डेवलप होता है। तो मुझे ये लगता है कि पहले हम किसी भी वस्तु या किसी भी कार्य के प्रति पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक होते हैं, और उसके बाद ही हमारे माइंड में उसके प्रति रुचि या अभिरुचि जागृत होती है, ठीक है। तो पहला काम या पहली चीज या पहला उद्देश्यों के अंतर्गत अभिवृत्ति को रखा जाना चाहिए, अभिरुचि उसके बाद रखा जाना चाहिए। यही बात मैं आपको बता रही थी ना। तो आप ये देखिए, अगर आप बच्चे के लिए लेसन प्लान कर रहे हो, पाठ योजना बना रहे हो, तो आप बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पहले उसकी आपके द्वारा पढ़ाए गए पाठ में या विषय वस्तु में या कंटेंट में अभिरुचि जागृत होगी, और फिर आप लिखते हो अभिवृत्ति 6 नंबर पे। तो इसका मतलब बाद में उसका दृष्टिकोण सकारात्मक होगा, उसका एटीट्यूड जो है उसके प्रति पॉजिटिव होगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है। बिना एटीट्यूड के, बिना दृष्टिकोण के सकारात्मक हुए, बिना नजरिए के पॉजिटिव हुए बच्चे की किसी भी क्षेत्र में या आपके द्वारा जो लेसन पढ़ाया जा रहा है उसमें कभी भी आप अभिरुचि जागृत नहीं कर सकते। ये आपका जो है हमेशा ही रहेगा। तो हमेशा क्या करना चाहिए, पहले लिखना चाहिए आपको अभिवृत्ति और उसके बाद लिखना चाहिए अभिरुचि। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि ये 3 उद्देश्य हैं, तो पाठ योजना में भी आप इन तीनों उद्देश्यों का प्रयोग करते हो। किस तरह से प्रयोग करते हो, देखिए, ज्ञानात्मक अर्थात ज्ञान के अंतर्गत ही जो हमारा जो उद्देश्य लिखते हैं, तो जो पहला बिंदु होता है ज्ञान, वो इसी में ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद देखिए भावात्मक और क्रियात्मक। क्रियात्मक का मतलब किसी काम का करना। क्रिया क्या होती है, क्या बोलते हैं क्रिया की परिभाषा में, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया शब्द कहते हैं। तो इसी तरह से कौशल, जो आप ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, फिर अब तो पता चल ही गया होगा सीक्वेंस की, पहले क्या आएगा, अभिवृत्ति, फिर अभिरुचि। तो यहाँ पे जो कौशल है वो आएगा क्रियात्मक उद्देश्य में, और भावात्मक उद्देश्य में आपके आते हैं क्या चीजें आएंगी इसमें, अभिवृत्ति और अभिरुचि। अब पीछे क्या रह गया, ज्ञानोपयोग और कौशल, ज्ञानोपयोग और अवबोध रह गया, तो वो ज्ञान में आएंगे, ठीक है। तो ज्ञान में कितने हो गए, ज्ञानात्मक उद्देश्य में 3 हो गए, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग। उसके बाद भावात्मक में अभिवृत्ति और अभिरुचि, और क्रियात्मक में कौशल। इस तरह से आप पाठ योजना में भी इनका ही प्रयोग करते हो। अब स्टूडेंट्स, आपने नाम सुना होगा डॉक्टर ब्लूम का। डॉक्टर ब्लूम एक जो शिक्षण है ना, उसको त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहते हैं। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहते हैं शिक्षण से। ठीक है, त्रिध्रुवीय
प्रक्रिया कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ उद्देश्य बताने से पहले क्या किया जाता है, 3 चीजें होती हैं शिक्षा के अंतर्गत। सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। उद्देश्यों का निर्धारण करने के पश्चात बच्चे अधिगम करते हैं, अर्थात आप उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे, शिक्षण अधिगम होगा और अंत में बच्चों ने कितना अधिगम किया है या कितना उनके व्यवहार में परिवर्तन आया है, कितना आया है और आया है या नहीं आया है, इन चीज़ों को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं मूल्यांकन। कुछ दिमाग में चीजें आने लग गई होंगी कि मूल्यांकन क्या हुआ, इसका मतलब मूल्यांकना यानी किसी भी चीज के, किसी भी कार्य के, किसी भी वस्तु के मूल्य को जांचना, आंकना, अर्थात उसकी वैल्यू पता करना, अर्थात ये देखना कि कितने उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, ये कहलाता है मूल्यांकन। ठीक है, चलिए अब वापिस से त्रिध्रुवीय प्रक्रिया पे आती हूँ मैं। तो डॉक्टर ब्लूम शिक्षण या शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहते हैं। 3 ध्रुव यानी कि त्रिध्रुवीय का मतलब 3 ध्रुवों की बात करते हैं वो। अब 3 ध्रुव कौन कौन से हैं इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, मैंने बताया आपको, उद्देश्यों का निर्धारण। ठीक है, पहला ध्रुव क्या है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में, उद्देश्यों का निर्धारण। उद्देश्यों का निर्धारण आपको पता ही है, जो उद्देश्य हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिना उद्देश्यों के हम कोई भी काम नहीं करते हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें हमारा कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य रहता है। उद्देश्य पहले डिसाइड होते हैं तो इससे काम की गति भी सही बनी रहती है। तो यहाँ पे भी इस त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का जो मेन पॉइंट है वो यही है कि इसमें क्या किया जाता है, शिक्षण कराने से पहले उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। उद्देश्यों को निर्धारित करने से मतलब क्या है स्टूडेंट्स, तो वही बात, जब भी आप पाठ योजना बनाते हैं तो किस लिए बना रहे हैं, शिक्षण कराने के लिए, क्लास में बच्चों को टीच करने के लिए, अपने स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए। तो आप भी क्या करते हो, हर एक टॉपिक से संबंधित पाठ योजना बनाने से पहले या पाठ की योजना करने से पहले आप ये लिखते हो उद्देश्य। क्यों, ताकि ये उद्देश्य क्लियर हो जाए कि आपके द्वारा उस टॉपिक को पढ़ने के बाद या उस प्रकरण के बारे में जानने के बाद आपके विद्यार्थियों में क्या परिवर्तन आ जाएगा, उनके व्यवहार में कितना परिवर्तन आ जाएगा। और हम इसको क्या लिखते हैं, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। यानी हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे द्वारा शिक्षण कराने के पश्चात हमारे विद्यार्थी इस बारे में इतनी चीजें जान चुके होंगे, उनको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ जाएगा, अर्थात हमारे शिक्षण से अधिगम हो जाएगा। तो इसीलिए हम सबसे पहले लिखते हैं पाठ योजना में शिक्षण उद्देश्य। उम्मीद है अब आपको ये चीज़ जो है पूरी तरह से क्लियर होगी, क्योंकि पाठ योजना आप लोगों ने बना रखी है, आपको पता ही है सबसे पहले उद्देश्य लिखे जाते हैं उसके अंतर्गत। अब देखिए स्टूडेंट्स, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में उद्देश्यों का निर्धारण करने के पश्चात क्या होता है, यहाँ पे होगा शिक्षण अधिगम। उद्देश्य निर्धारित हो चुके हैं, अब जो आपने पाठ योजना बनाई है शिक्षण की, उसको अगर समझना चाहें तो उसको लेकर के समझ सकते हैं, या फिर उद्देश्य जब शिक्षा के निर्धारित हो जाते हैं तो उसके पश्चात हमें पता है कि एक जो अध्यापक है वो क्या करता है, शिक्षण की व्यवस्था करता है। यानी पाठ योजना में उद्देश्य बनाने के बाद, उद्देश्य लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं, हम वहाँ पे लिखते हैं अपनी पाठ योजना, यानी हमारा वो शिक्षण का पाठ। जैसे हम उद्देश्य लिखने के बाद प्रस्तावना बनाते हैं, फिर सहायक सामग्री हो गई, फिर हम अपने अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक आता है ना, तो फिर हम क्या करते हैं उसमें
बताते हैं कि आज हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, फिर हम अपने टॉपिक को 3 से 4 पार्ट्स में जैसा कि हमने बनाया है उसमें डिवाइड करके पढ़ाते हैं। उसमें भी हमारा एक सिस्टम होता है। अब अगर आप लैंग्वेज की पाठ योजना बनाते हो तो उसमें आपके अलग बिंदु बनते हैं, जिसके अंतर्गत हम आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और ये सब कुछ करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम सोशल साइंस से संबंधित या फिर मैथ साइंस से संबंधित पाठ योजना बनाते हैं तो उसमें हमारा अलग चलता है। विकासात्मक पहले प्रश्न होते हैं, फिर हमारा कथन होता है और फिर उसके बाद में प्रश्न होते हैं, बोध प्रश्न जिसे हम कहते हैं। तो एक सीक्वेंस होता है। तो यहाँ पे उद्देश्यों को निर्धारित करने के पश्चात जिस चीज की बात होती है वो है शिक्षण अधिगम। तो दूसरा ध्रुव क्या हुआ? दूसरा ध्रुव हुआ शिक्षण अधिगम। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। अब जब हमने उद्देश्य निर्धारित कर लिए हैं, मान लीजिए शिक्षा के अंतर्गत या किसी भी चीज के, किसी भी कार्य के आपने उद्देश्य निर्धारित कर लिए हैं, उसके पश्चात वो काम कर लिया है, अर्थात हमने शिक्षण उद्देश्य निर्धारित कर लिए, हमने शिक्षण अधिगम की व्यवस्था कर दी बच्चों के लिए, अर्थात हमने वो काम कर लिया, हमने शिक्षण करा दिया। हमने ये सोच के शिक्षण कराया है कि हमसे पढ़ने के बाद या उस टॉपिक के बारे में हमसे जानने के बाद हमारे स्टूडेंट्स के व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देगा। ठीक है, ये एक्सपेक्ट किया है हमने। तो यहाँ पे जब ये हो गया है तो जांचेंगे कैसे कि जो उद्देश्य हमने बनाए थे उनकी प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, अर्थात विद्यार्थियों ने अधिगम तो किया है, उनके व्यवहार में तो परिवर्तन तो आया है, लेकिन वो परिवर्तन कितना आया है वो कैसे पता चलेगा? तो ये पता लगाने के लिए हम करते हैं मूल्यांकन। ये जो मैंने यहाँ पे ये डायग्राम बना करके और बताया है डॉक्टर ब्लूम का, ये जो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है इसके ये 3 बिंदु होते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये ऐसे ही कॉम्पिटिशन्स में पूछ लिया जाता है कि कौन सा बिंदु जो है इनके 3 ध्रुवों के अंतर्गत या इसमें कौन से 3 बिंदु आते हैं, कौन सी 3 बातें की जाती हैं, ये आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ से हमें मूल्यांकन का इतना पढ़ने के बाद इन उद्देश्यों की बात कर ली है हमने डॉक्टर ब्लूम की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया की बात कर ली है। तो इतना जानने के बाद स्टूडेंट्स आपको ये पता चल ही गया होगा कि मूल्यांकन का अर्थ क्या निकलता है। अगर संक्षेप में या सीमित शब्दों में हम मूल्यांकन का अर्थ पता करना चाहें तो मूल्यांकन का अर्थ क्या निकलता है कि मूल्यांकन एक प्रक्रिया है। ठीक है, मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा या जिसके अंतर्गत हम निर्धारित उद्देश्यों की किस सीमा तक प्राप्ति हुई है यह जान सकते हैं या इसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है या मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, अर्थात बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन किस सीमा तक आया है, बच्चों ने कितना अधिगम किया है, किस सीमा तक अधिगम किया है, इसकी जांच भली भांति कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया है मूल्यांकन का अर्थ। ये जो आपको आज की क्लास में ये सारा का सारा बताया है स्टूडेंट्स, ये सारा का सारा मूल्यांकन के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो प्रगति की जांच करनी है बच्चों की कार्य की जांच करनी है, बच्चों को अधिगम किस स्तर तक आप करवा पाए हैं या बच्चे किस सीमा तक सीख पाए हैं या बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन कितना और किस सीमा तक आया है, ये सभी चीजें हमें पता चलती हैं मूल्यांकन से। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा कॉन्सेप्ट। अब इसके अलावा भी स्टूडेंट्स हमें पढ़ना है मूल्यांकन की। जब हमें 1-2 डेफिनेशंस करनी है, जैसे कि मैंने बताया कि कॉम्पिटिशन्स में ये बहुत ही एक मेन आप इसको कह सकते हो रोल प्ले करता है। और सभी जब भी आप शिक्षण सब्जेक्ट की बात करेंगे, टीचिंग सब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो मूल्यांकन आपको सभी में दिखाई देगा, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। हर सब्जेक्ट के अंदर जो लास्ट यूनिट होती है ना
वो होती है मूल्यांकन की। मूल्यांकन का अर्थ, मूल्यांकन की विशेषताएं, मूल्यांकन की जो विधियां हैं वो, और इसके अलावा मूल्यांकन से संबंधित, जैसे मूल्यांकन में ही आएगा ब्लूप्रिंट बनाना, नील पत्र, ठीक है, वो भी आपको बनवाया जाएगा। तो मूल्यांकन के बारे में ये हर एक सब्जेक्ट में आपको मिल जाएगा, हर एक सब्जेक्ट में आपको इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट में आ गया है। अभी इसी से रिलेटेड स्टूडेंट्स हमारी कक्षाएं आगे भी होंगी। अभी हमने इसको अच्छी तरह से, इसके कॉन्सेप्ट को और भी अच्छी तरह से जानने के लिए करनी है इसकी परिभाषाएं। हम हर एक टॉपिक की परिभाषाएं करती है ना, क्योंकि परिभाषाओं से क्या होता है, हमें कुछ नया जानने को मिलता है, ठीक है। परिभाषाओं में जो शब्द दिए होते हैं वो किसी भी, जिस भी टॉपिक के बारे में अपने पढ़ रहे हैं वो उस टॉपिक को और भी क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो परिभाषाओं से क्या फायदा मिलेगा, परिभाषाएं हमारे इस कॉन्सेप्ट को, मूल्यांकन को और भी क्लियर कर देंगी। परिभाषाएं पढ़ेंगे, विशेषताएं पढ़ेंगे, और इसके साथ ही इसके बाद फिर वही ब्लूप्रिंट जैसे मैंने बताया वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी दिमाग में क्या चीजें बिठा लेनी है, ये एक तो 3 उद्देश्य ये होते हैं, हमें पता होना चाहिए, और दूसरा ये जो आपका पाई चार्ट है ये आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर ब्लूम ने जो शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा है तो उसमें वो कौन कौन सी 3 चीजें आती हैं, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आगे आपको समझने में बाकी चीज़ों को बहुत ही मदद मिल जाए, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इसके कॉन्सेप्ट को इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट क्लास में इससे नेक्स्ट लेवल की जानकारी आपको प्राप्त होगी। ओके, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।